Hi learners, this is Neha Iqbal, your social science educator. Today I am going to teach you the chapter of economics that is globalization. चिल्ड्रन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आप अपने आसपास देखते भी हैं. इसको समझना कोई बहुत बड़ा एक टास्क नहीं है. इट्स वेरी इजी, क्योंकि आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में देखते हैं वो कहीं ना कहीं इस चैप्टर से रिलेटेड है. आप एमएनसीज के बारे में सुनते हैं, आप एमएनसीज में जॉब्स के बारे में सुनते हैं, आप नई नई टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं अपने आसपास, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, राइट, न्यू मेथड्स हैं, एप्स डेवलप हो रहे हैं. ये कैसे? These things are the result of globalization. So children, आज हम इसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो पहले तो हम ये समझ लें कि ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है. चिल्ड्रन, हमने 6th क्लास से हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं कि हम ट्रेड करते थे, राइट. हम सिल्क रूट्स के बारे में पढ़ा था कि सिल्क को हम ट्रेड करते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक जगह से दूसरी जगह, तो सिल्क रूट बना दिया गया था. ब्लैक पेपर, जिसको हम ब्लैक गोल्ड कहा करते थे, उसको भी हम ट्रेड करते थे. तो जब हम ये ट्रेड करते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ती है या ट्रेड करती है, सिंपल वर्ड्स में उसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन. जब हम अपनी इकोनॉमी को किसी दूसरी की इकोनॉमी से इंटीग्रेट करते हैं, उसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन. तो हम तो ये एंशिएंट इंडिया से देखते हुए आ रहे हैं. एंशिएंट इंडिया से ही ट्रेड का सिलसिला चला आ रहा है. बस फर्क इतना था कि पहले ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, चलते चले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करते हुए. पहले हम बुलक कार्ट्स का सहारा लेते थे, हम हॉर्सेस का सहारा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हम डेवलप हो गए हैं. हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, तो चीजें समय के साथ बदलती हुई चली गई. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी कि ग्लोबलाइजेशन मतलब ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ वन कंट्रीज इकोनॉमी विद द अदर कंट्रीज इकोनॉमी. अभी आप देखो, हमको कैसे पता कि कोट है, ब्लेजर है, वेस्टर्न ड्रेसेस हैं, ये हमने कहाँ से सीखा? अदर कंट्रीज से सीखा. ब्रिटिशर्स जब हमारे यहाँ आए थे वो ये सारी चीजें लेके आए थे, एजुकेशन सिस्टम वो लेकर आए थे. तो ये किसका रिजल्ट है? ये ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट है. आज हमारी रामायण है, महाभारत है, गीता है, वेद्स हैं, ये अदर कंट्रीज तक कैसे फैले हुए हैं? जस्ट विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन. हम जब भी कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम अपना ट्रेडिशन, कल्चर, आपके प्रिंसिपल्स, सब कुछ साथ लेके जाते हैं. तो यही आइडियाज एक दूसरे के पास कैसे स्प्रेड होते हैं, कैसे एक दूसरे को एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो यही यहां पर कहा गया है कि इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड्स इकोनॉमी इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन. तो अब हम पढ़ते हैं कि पहले क्या सिचुएशन थी जब ये एमएनसीज नहीं आई थी. अभी अभी मैंने ये वर्ड बोला था एमएनसीज. एमएनसीज का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कंपनीज. अब मल्टीनेशनल कंपनीज मतलब, अभी आप जिस मोबाइल में मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर वो एमआई का है तो ये मल्टीनेशनल कंपनी हुई ना. मान लीजिए सैमसंग है, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी है, राइट. तो जो बाहर से, जो कंट्रीज से ब्रांड आया है और उस ब्रांड को हम यूज कर रहे हैं, वो सब क्या है? ये रिजल्ट है ग्लोबलाइजेशन का. तो ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल जो हुआ इस लेवल तक, वो जस्ट बिकॉज ऑफ एमएनसीज. अब एमएनसीज मतलब क्या होता है? व्हाट आर एमएनसीज? जब कोई भी एक कंपनी अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल या ओन करती है एक या उससे ज्यादा कंट्रीज में, उन कंपनीज को बोला जाता है एमएनसीज, राइट. अब जैसे हमारे पास एमआई का फोन कैसे है, हमारे यहाँ एमआई के सर्विस सेंटर कैसे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. और वो सब क्या है? वो एमएनसीज है. आप पेप्सी है, थम्स अप है, कोको कोला है, ये क्या है? ये एमएनसीज है. ये मल्टीनेशनल कंपनीज है जो यहाँ आई हैं और अपने प्रोडक्शन को ओन और कंट्रोल करती हैं. अब ये कैसे करती हैं? ये अपने ऑफिसेस को सेटअप करती हैं, फैक्ट्रीज को सेटअप करती हैं रीजन्स में जहां पर उनको प्रॉफिट हो रहा हो, जहां पर उनको लैंड, लेबर, कैपिटल, जितने भी
वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो रहे हो, वहां पर एमएनसीज अपना जाके ऑफिस को सेटअप करती हैं और प्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं, बिकॉज देयर इज एम ऑफ ईच एंड एवरीबडी कि हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं और कम से कम हमारा उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपका जो भी खर्चा आता है, रॉ मटेरियल से लेके, लेबर से लेके, फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी पार्ट से लेके, सैलरी से लेके, वेजेस से लेकर सैनिटरी कंडीशंस प्रोवाइड कराने तक जो भी खर्चे होते हैं वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है। इवन ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हर कंपनी यही चाहेगी कि उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो वो कम से कम लगे और उसको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। ये हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हो कि हम कम से कम पढ़ लें और ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल जाए। वो पॉसिबल नहीं होगा, ज्यादा नंबर के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है। यहाँ प्रोडक्ट की बात हो रही है, राइट? तो यहाँ इनका जो एम होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट एट लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये तो हमने पढ़ा कि एमएनसीज किसको कहते हैं। अब यहां बात करते हैं जब ये एमएनसीज नहीं थी तब क्या सिचुएशन थी, तब इंडिया में क्या था। तो चलिए मिड 20th सेंचुरी तक जो प्रोडक्शन था वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्रीज। हम बाहर जाते ही नहीं थे, हम विद इन कंट्रीज करते थे। क्यों? एमएनसीज ही नहीं थी ना। कॉलोनीज सच एज इंडिया, हम शुरू से ही रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते आए हैं। दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स कि इंडिया शुरू से ही एग्रीकल्चर में बहुत आगे रहा है। इंडिया से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स और वहां से क्या लेकर आते थे? फिनिश्ड प्रोडक्ट लेके आते थे। दैट्स व्हाट वी आर स्टडीइंग हियर कि पहले क्या होता था कि हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे और हमारे ही रॉ मटेरियल से वो फिनिश्ड गुड्स बनता था जिसको हम इंपोर्ट करते थे। सो ये सिचुएशन थी हमारी एमएनसीज के आने से पहले। और जो मेन चैनल था, जो दूसरी दूर दूर तक कंट्रीज से हम जुड़े हुए थे, वो सिर्फ ट्रेड के थ्रू थे। जैसे मैंने बताया कि हम पहले सिल्क भी ट्रेड करते थे थ्रू सिल्क रूट, नॉट ओनली सिल्क बट ऑल्सो मेनी अदर थिंग्स। तो ये तो हमने पढ़ा कि क्या ग्लोबलाइजेशन है, क्या सिचुएशन थी जब एमएनसीज नहीं आई थी इंडिया में, कैसे हम ट्रेड करते थे और एमएनसीज हम किसको कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। Now learners, we have to study the next topic कि कैसे जो हमारा प्रोडक्शन है वो अलग अलग कंट्रीज में इंटरलिंक करता है। मतलब कोई भी एमएनसी अगर है तो कैसे वो अदर कंट्रीज से डील करती है, कैसे वो अपना प्रोडक्ट तैयार करती है। सो चिल्ड्रन, द फर्स्ट थिंग, जो सिर्फ एमएनसीज नहीं, हम भी कभी भी अपनी कंपनी को जब खोलने की कोशिश करेंगे तो हम भी ये चीजों को देखेंगे। तो एमएनसीज भी क्या करती है, कुछ कंडीशंस होती हैं जो एमएनसीज चेक करती है कभी भी सेटअप डालने से पहले। वो पहला होता है क्लोजनेस टू मार्केट, कि मार्केट से उनका जो प्रोडक्शन एरिया है वो कितना दूर है। क्या हम मार्केट के पास है या दूर है? ऐसा क्यों सोचती है कोई भी कंपनी? क्योंकि अगर मार्केट से दूर होगी तो ऑब्वियसली आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा और ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, चीप स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। चाहे स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, सैलरी वेजेस तो देना ही पड़ेगा, पर्क्स देना पड़ेगा, बोनसेस देना पड़ेगा। तो कोई भी कंपनी ये सोचती है सेटअप करने से पहले, क्या हमें यहाँ पर चीप स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मिलेगी, ताकि वो क्या कर सके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को थोड़ा सा बचा सके। देन द थर्ड इज फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज मतलब टैक्सेस। टैक्सेस जो गवर्नमेंट लगाती है, क्या यहाँ ज्यादा टैक्सेस लगेंगे या कम टैक्सेस लगेंगे? तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी देखना होता है ना। इंपोर्ट ड्यूटीज क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज क्या है। दीज थ्री थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट when MNCs they set up their offices or factories.
ना थर्ड इज स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी। अभी अभी मैंने बोला था कि कैसे एमएनसी अपना जो प्रोडक्शन है उसको स्प्रेड करती है। अब ऐसा तो है नहीं वो एक ही जगह से सब कुछ करती होगी। अभी अभी मैंने बोला था कि हर एमएनसी का जो एम होता है वो होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना कम से कम कॉस्ट में। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कोई भी एमएनसी होगी वो यही सोचेगी कि मेरा जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसमें जो पार्ट्स लग रहे हैं वो ऐसी जगह से ले लूं जहां सस्ते मिलते हो, उसको असेंबल मैं ऐसी जगह करा लूं जहां सस्ते में होता हो, उसके कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन मैं वहां करा लूं जहां सस्ते में होता हो। तो ये क्या है, ऐसे करके एमएनसी क्या करती है, अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड करती है, फिर वो प्रोडक्ट तैयार करती है। तो अब समझ लेते हैं कि वो कैसे करती है। लाइक प्रोडक्शन डिजाइन, उसने अपना प्रोडक्ट डिजाइन कहां कराया, यूएसए में कराया। उसके पार्ट्स कहां मैन्युफैक्चर कराए, चाइना में कराए। उसके पार्ट्स को असेंबल कहां कराया, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में कराए। किसके, और वो इंजीनियर्स कहां से लिए गए, वो इंडिया से लिए गए। तो आप देख रहे हैं कि कैसे एक एमएनसी अपने प्रोडक्ट को तैयार करती है। उसने ऐसा अपना प्रोडक्शन स्प्रेड क्यों किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उस एमएनसी को वो प्रोडक्ट लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पड़ेगा विद मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट। तो ऐसे होता है एमएनसी का प्रोडक्शन स्प्रेड। अब हम बात करते हैं कि मैम ये जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग कराते हैं ये स्प्रेड होता है तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होती है। ऑफ कोर्स होती है। कोई भी बिजनेस, कोई भी एमएनसी हो बिना इन्वेस्टमेंट के सेटअप नहीं डाल सकती। आज मैं भी हूं, आप भी हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और वो इन्वेस्टमेंट आप कहां करेंगे, लैंड पे करेंगे, लेबर पे करेंगे, कैपिटल पे करेंगे, मशीनरीज पे करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। उसके बिना तो आप सेटअप डाल ही नहीं सकते। तो इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, वो पैसा जो आप एसेट्स को खरीदने में खर्च करते हैं, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। चाहे आप लैंड खरीदें, बिल्डिंग खरीदें, मशीन्स खरीदें या अदर इक्विपमेंट्स को खरीदें, तो ये क्या है, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो यहां आप जो भी खर्चा करेंगे वो कहलाया जाएगा इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सिंपल, द इन्वेस्टमेंट विच इज मेड बाय एमएनसी, उसको हम फॉरेन कहेंगे। जो बाहर से कंपनीज इन्वेस्टमेंट करेंगी वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो ये तो हमने सीखा कि कैसे एमएनसी अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड करती है और कोई भी सेटअप डालने से पहले किन चीजों को देखती है, सो दैट एमएनसी कैन earn maximum profit at low cost of production. Now let's move on to the next topic. Learners, as we studied कि कैसे कोई भी एमएनसी अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड करती है, तो कभी कभी यही एमएनसीज कुछ और भी तरीके अपनाती हैं अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने के लिए। वो क्या है, तो वो ये है कि एमएनसीज क्या करती हैं, छोटी छोटी जो कंपनीज होती हैं, लोकल कंपनीज होती हैं, उनसे हाथ मिला लेती हैं। दे गो फॉर जॉइंट प्रोडक्शन विद स्मॉल और लोकल कंपनीज। अब उनको इस चीज से क्या बेनिफिट होता है, हियर कम्स द फर्स्ट बेनिफिट, दैट इज कि एमएनसी जो है वो मनी दे देती है एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए कि आप नई मशीन्स खरीद लो ताकि आपका जल्दी जल्दी प्रोडक्शन होता जाए, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट कोई भी कंपनी अर्न करेगी, राइट। तो लोकल कंपनीज को एक मौका मिल जाता है कि वो न्यू मशीन्स ले लें, और हो सकता है वो एमएनसी अपने साथ न्यू टेक्नोलॉजी भी लेकर आए प्रोडक्शन के लिए। तो ऐसे लोकल कंपनीज को या स्मॉल कंपनीज को न्यू टेक्नोलॉजी सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है, यूज करने को मिलती है। और सबसे मोस्ट कॉमन रूट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसी ये होता है कि वो क्या करती है, लोकल कंपनीज को खरीद ही लेती है अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड करने के लिए।
तो यहाँ जो बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं, पहला तो ये कि वो ज्वाइंट प्रोडक्शन कर ले स्मॉल कंपनीज या लोकल कंपनीज से। दूसरा ये, या तो वो लोकल कंपनी या स्मॉल कंपनीज को क्या करती है, खरीद ही लेती है। सो चिल्ड्रन, हियर कम्स द एग्जांपल कि कैसे एक एमएनसी जो है वो लोकल कंपनीज को खरीद लेती है अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने के लिए। सी इन योर एनसीईआरटी बुक, उसमें लिखा हुआ है, देयर इज एन अमेरिकन कंपनी नोन एज कारगिल फूड, इट परचेजेस द इंडियन कंपनी नोन एज परक फूड। परक फूड को ही खरीद लेती है। अब उसने परक फूड को ही टारगेट क्यों बनाया, क्योंकि परक फूड ऑलरेडी इंडिया में 4 रिफाइनरीज चला रही थी, ऑयल रिफाइनरीज चला रही थी, और यहां परक फूड का बड़ा नाम भी था। तो कारगिल फूड ने सोचा क्यों ना मैं परक फूड को खरीद लूं, और परक फूड खरीदने के बाद आज जो कारगिल फूड है कंपनी इंडिया में, उसके रोज के 5 मिलियन पाउचेस डिलीवर होते हैं। इमेजिन, अब यहाँ किसको फायदा हुआ, दोनों को ही हुआ। एक तो ये परक फूड को खरीद लिया गया तो इनको भी अमाउंट दिया गया होगा, और ऊपर से कारगिल फूड ने अपना एक्सपैंड कर लिया प्रोडक्शन इंडिया में। तो इस तरीके से एमएनसी काम करती हैं। तो हमने पहला तरीका एमएनसी का क्या देखा कि वो ज्वाइंट प्रोडक्शन कर लेते हैं, नए मशीन्स दे देते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे देते हैं ताकि उनका फास्टर प्रोडक्शन हो जाए। दूसरा तरीका क्या है कि वो छोटी कंपनीज को, लोकल कंपनीज को खरीद ही लेती है। तीसरा तरीका भी है जो एमएनसीज अपनाती हैं। एमएनसीज क्या करती हैं, कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्शन को, वो आपके ऑर्डर्स दे देती हैं लोकल कंपनीज को या स्मॉल कंपनीज को कि आप इतने प्रोडक्ट हमको बना के दीजिए, और हम उस पे अपना क्या लगाएंगे, ब्रांड नेम लगाएंगे। तो यही एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे नाइकी शूज। नाइकी शूज कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन अफ्रीका। इस लेवल पे एमएनसी क्या करती है, प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर दे देती है और उसको सेल करती है अपना ब्रांड नेम लगाकर। सो लर्नर्स, अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि कैसे एमएनसीज जो हैं वो प्रोडक्शन को एक्सपैंड करती हैं। लोकल कंपनीज खरीद के करती हैं, या उनको ऑर्डर्स दे के अपना ब्रांड नेम लगाती हैं, या उनके साथ जॉइंट प्रोडक्शन कर लेती हैं। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, कंक्लूजन ये कि थ्रू एमएनसीज ओनली हमको इतने सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, हमारे को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और हम अपने बजट के अकॉर्डिंग उसको परचेज भी कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, अब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की, कि कैसे फॉरेन ट्रेड जो है वो एक मार्केट को दूसरी मार्केट से इंटीग्रेट करता है। ऑब्वियसली अभी अभी मैंने बताया था कि जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स वहां पहुंचते हैं, वहां के प्रोडक्ट्स यहां आते हैं। हमने कैसे एजुकेशन सिस्टम सीखा, हमने कैसे वेस्टर्न ड्रेसेस का जो पहनावा है वो सीखा, थ्रू ट्रेड ओनली। वहां से यहां आते हैं और यहां से वहां जाते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही फॉरेन ट्रेड पॉसिबल है, क्योंकि हम जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तभी तो हम ट्रेड कर पा रहे हैं। हम अपने प्रोडक्ट्स वहां भेजेंगे, वहां से प्रोडक्ट्स यहां आएंगे। तो फॉरेन ट्रेड मतलब कि अगर हम अपने कैपिटल को, गुड्स को, सर्विस को अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स या टेरिटरीज एक्सचेंज कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज फॉरेन ट्रेड। अगर हमारे इंडिया से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो दिस इज नोन एज फॉरेन ट्रेड। तो चिल्ड्रन, ये तो क्लियर हो गया कि फॉरेन ट्रेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन ट्रेड को अगर आप इकोनॉमिकली देखो तो जितना ज़्यादा फॉरेन ट्रेड हम करेंगे, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट हम करेंगे, उतना ज़्यादा हमको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। इसलिए हर कंपनी ये कोशिश करती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को मोर देन 1 कंट्रीज में सेल करे, एक्सपोर्ट करे। सो चिल्ड्रन, फंक्शंस क्या है फॉरेन ट्रेड के? पहला कि ये क्या करता है, एक बड़ा मार्केट प्रोवाइड कर देता है प्रोड्यूसर्स को। ऑब्वियसली प्रोड्यूसर है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि कैसे स्प्रेड होता है प्रोडक्शन। यूएसए में उसके पार्ट्स को डिजाइन कराया गया, आपके मैक्सिको में उसको असेंबल किया गया, वो पार्ट्स चाइना में बने थे।
तो ये क्या है, ये ऑर्डर ही तो दिया गया था, तो ये वास्ट मार्केट नहीं मिल गया प्रोड्यूसर्स के लिए। तो फॉरेन ट्रेड ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर्स को ही हेल्प करती है, ये बायर्स के लिए भी उतनी ही हेल्पफुल रहती है। अब बायर्स के लिए कैसे, अब आप अपने आप को इमेजिन करो ना, आप बायर हो, अब आपका बजट जैसा होगा आप वैसे ही तो प्रोडक्ट लोगे। तो क्या है, हर एमएनसी का जो अपने अपने प्राइजेस होते हैं प्रोडक्ट के, वो डिफरेंट होते हैं। तो एमएनसी क्या कर रही है, यहाँ ट्रेड कर रही है, अपने प्रोडक्ट्स को दे रही है, और हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल हो गए। तो बायर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल होती हैं कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने विलिंग के अकॉर्डिंग, अपने लाइक के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो। प्रोड्यूसर्स को क्या फायदा मिला कि वास्ट मार्केट मिल गया सेल करने के लिए। बायर्स को क्या फायदा मिला, चॉइस ऑफ गुड्स मिल गई। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है भाई, कि अगर हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड जब करते हैं तो क्या होता है, जो गुड्स हैं वो एक मार्केट से दूसरी मार्केट तक ट्रैवल करते हैं। तो इससे क्या होता है, चॉइसेस ऑफ गुड और वास्ट मार्केट फॉर प्रोड्यूसर्स। यही चीज यहां लिखी हुई है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में लेने जाते हो तो आप प्राइसेस को भी कंपेयर कर सकते हो, आप अपने अपने बजट के अकॉर्डिंग खरीद सकते हो। और यहां पर क्या होता है, कंपटीशन भी इंक्रीज हो जाता है, किसके बीच में, बिटवीन प्रोड्यूसर्स ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज। अब फॉर एग्जांपल आप आईफोन ले लीजिए, तो आईफोन में जो फीचर्स होंगे वो एमआई वाले भी सोचेंगे हम भी डाल दें और हमारा मोबाइल भी ज्यादा बिचेगा और कम कॉस्ट में डाल दें। तो ये कंपटीशन हुआ ना दोनों के बीच में। आईफोन वाला अपना मार्केट चाहते हैं, एप्पल वाले अपना मार्केट चाहते हैं, एमआई वाले अपना मार्केट चाहते हैं। तो सब लोग क्या करते हैं, न्यू न्यू फीचर्स के साथ आते हैं। और इसका फायदा किसको मिलता है, हम बायर्स को मिलता है। हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग गुड्स को क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट को क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो ये तो फायदा होता है फॉरेन ट्रेड का। सो चिल्ड्रन, इस पॉइंट का एक एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं कि कैसे कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। देयर इज एन एग्जाम्पल इन योर एनसीईआरटी बुक, चाइनीज टॉयज का दे रखा है। हम पहले लकड़ी के खिलौने से खेलते थे, मिट्टी के खिलौने से खेलते थे। दीपावली का टाइम आता था, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए मिट्टी के खिलौने लेकर आते थे। फिर हमने देखा कि कुछ ऐसी डॉल्स आने लगी, कुछ ऐसे टॉयज आने लगे जो बोलते हैं, जो मटकते हैं, जो गाते हैं, जो अपनी आईज को यूं यूं हिलाते हैं। तो वो चीजें हमको ज्यादा अट्रैक्ट करने लगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमने टॉयज, उन टॉयज से खेलना कम कर दिया जो मिट्टी के बने हुए थे, जो लकड़ी के बने हुए थे, किचन सेट आते थे। अब हमको क्या अच्छे लगने लगे, वो टॉयज जो बोलते हैं, चलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, वो पसंद आने लगे। तो चिल्ड्रन, वो टॉयज चाइनीज टॉयज थे। धीरे धीरे चाइनीज टॉयज ने मार्केट पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और वो छोटे मोटे जो लकड़ी के, मिट्टी के टॉयज थे, उनकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन हमको अच्छा भी है हमारे लिए और बुरा भी है। बुरा क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, लोकल कंपनीज हैं, उन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। तो चाइनीज टॉयज ने क्या किया, मार्केट पे कब्जा कर लिया। अब चाइनीज टॉयज की क्या हो गई थी, डिमांड ज्यादा हो गई थी। Children, our next topic is what is globalization. So it is the process of rapid integration or interconnection between two countries, as we have discussed. We have already discussed कि अगर globalization possible हुआ through MNCs के, and MNCs का major role play करने से क्या हुआ, what is the result? More and more goods and services, investments and technology are moving between countries. सब एक जगह से दूसरी जगह, प्रोडक्ट्स लीजिए, गुड्स लीजिए, सर्विसेज लीजिए, इन्वेस्टमेंट्स लीजिए, टेक्नोलॉजी लीजिए, सारी कंट्रीज में फैलता चला जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज कंट्रोल्ड बाय एमएनसी। अभी देखो, आप अपने आसपास देखो, कितनी एमएनसी कंपनी के ब्रांड आपके घर में देख जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि फॉरेन ट्रेड को सबसे ज्यादा अगर कोई कंट्रोल करके बैठा है तो वो है एमएनसीज। आईफोन, एप्पल, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, बहुत सारे ब्रांड है ऐसे, मैगी है, नेस्ले है। ये सब क्या है,
ये एमएनसीज हैं जिन्होंने फॉरेन ट्रेड पे कब्जा जमा के बैठा हुआ है। इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है इन सब चीज़ों का? इन सब चीज़ों का रिजल्ट ये है कि देयर इज ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस कंट्री। एक दूसरे के प्रोडक्ट एक दूसरे के मार्केट में फैले हुए हैं और सबको इससे प्रॉफिट हो रहा है, नॉट ओनली प्रोड्यूसर्स बट ऑल्सो बायर्स। चिल्ड्रन, यहां पर दूसरा तरीका भी आता है। देयर इज अनदर वे जहां पर एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट होती है। अब वो प्रोडक्ट से नहीं होती है, यहां होता है जस्ट मूवमेंट ऑफ पीपल के थ्रू। कैसे? इसको कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। आपने ये वर्ड सुना होगा, ब्रेन ड्रेन। मतलब ये होता है कि आपने अपनी कंट्री में, अपने देश में रह के पढ़ाई की, आईआईटी से की, एम्स से की, कहीं से भी की, और जाके आप कहां अपनी सर्विसेज दे रहे हो? फॉरेन कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि आपको जॉब मिल गया, प्लेसमेंट मिल गया। कितना बड़ा टारगेट होता है हम सबके लिए। लेकिन चिल्ड्रन, ये थोड़ा सा गलत भी है। हम पढ़ाई यहाँ करते हैं, अच्छा कॉलेज से, अच्छे इंस्टीट्यूशन से करते हैं, और जाके हम अपनी सर्विसेज किसी और कंट्री में देते हैं। तो ऐसे मूवमेंट ऑफ पीपल को बोला जाता है ब्रेन ड्रेन। अब चिल्ड्रन, फैक्टर्स कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट किया है। वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो हो गई टेक्नोलॉजी, दूसरा हो गया लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब टेक्नोलॉजी तो सब जानते हैं। आज अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो किस चीज के थ्रू देख रहे हो? या तो लैपटॉप पे देख रहे होंगे या मोबाइल पे देख रहे होंगे। तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है। आज अपने आप स्कूल की क्लासेस ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, ये किसका रिजल्ट है? ये टेक्नोलॉजी का रिजल्ट है। आज आप 10 सेकेंड्स में अपनी बात दूसरे कंट्री में पहुंचा सकते हो, ये किसका रिजल्ट है? ये टेक्नोलॉजी का रिजल्ट है। तो चलो, टेक्नोलॉजी तो सब जानते हैं। सेकेंड फैक्टर इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। एक्चुअली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG, ये तीनों चीजें साथ में चलती हैं। लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल, फ्रीडम। फ्रीडम मतलब कुछ ऐसे पॉलिसीज बना देना कि फॉरेन ट्रेड क्या हो जाए? इजी हो जाए। मतलब गवर्नमेंट की ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो, इंटरवेंशन ना हो। इन सब चीजों से हमको क्या मिल गया? फ्रीडम मिल गया। जैसे पहले क्या होता था, हर कंपनी पे रोक लगी होती थी कि आपको इतने इंपोर्ट ड्यूटीज देना ही है, इतना एक्सपोर्ट ड्यूटीज देना ही, आप इजीली इसको नहीं ऑपरेट कर सकते। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता ही था। लेकिन अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को हर कंपनी पे से लाइसेंस अपना हटाना पड़ा। बस कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके लिए लाइसेंस जरूरी होता है। वो कंपनीज होती हैं जैसे हजार्डस कोई प्रोडक्ट बना रहा हो, क्रैकर्स हैं, अल्कोहल है, या केमिकल्स वाली इंडस्ट्री है, या फैक्ट्री है। तो ऐसी चीजों पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है, वरना आजकल इतना इंटरवेंशन नहीं है किसी भी फैक्ट्री को या इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। कुछ इंडस्ट्रीज के लिए ही लाइसेंस जरूरी होता है, जैसे आर्म्स है, वेपन्स है, डिफेंस इंडस्ट्रीज होती हैं जो डिफेंस के लिए ही टूल्स, इक्विपमेंट्स बनाती हैं। तो इन चीजों के लिए लाइसेंस जरूरी है। बाकी गवर्नमेंट ने सबको क्या कर दिया? लिबरलाइज कर दिया, फ्रीडम दे दिया लाइसेंस से। ऐसा करने से क्या हुआ? प्रोड्यूसर्स को बड़ा मार्केट मिला। प्रोड्यूसर्स ने अपना इंडस्ट्री, अपनी फैक्ट्रीज, अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर दिया? एक्सपैंड किया। और इससे क्या हुआ? फॉरेन ट्रेड बढ़ी। और इंडिया की जब फॉरेन ट्रेड बढ़ी तो इंडिया में पैसा आया और इंडिया भी डेवलप होने लगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम फॉरेन ट्रेड करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट हमको होता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हमारी हेल्प करी ग्लोबलाइजेशन में और लिबरलाइजेशन ने कैसे सपोर्ट किया ग्लोबलाइजेशन को। सो चिल्ड्रन, आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप मुझे ऐसी किसी कंपनी का नाम एक कमेंट बॉक्स में बताएं जो अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर पे बनवाती हैं और फिर अपना ब्रांड नेम उस पे लगाकर सेल करती हैं।
So drop a message in my comment box and do not forget to like my video, subscribe my channel और बेल आइकन बटन जरूर दबा दें ताकि नेहा मैम का जल्दी से वीडियो आपको झट से मिल जाए। लर्नर्स, आप राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल मत भूलिएगा, करते रहिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। Bye learners, see you with the second part of this chapter.